नामांकन की आखिरी तिथि होने के कारण अब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। माना जा रहा है कि कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बैठक की थी, जिसके बाद सभी जिला अध्यक्षों के साथ निकाय प्रभारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपने पैनलों के साथ 3-3 मेयर, चेयरमैन और नगर पालिका अध्यक्ष के नामों की सूची मुख्यालय तक भेज दे, ताकि माना जा रहा है कि नामांकन के आखिरी दिन के पहले यानी कि 48 घंटे पहले अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी 2023 के निकाय चुनाव या कहें सेमीफाइनल के लिए ताल ठोकती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की डेट का ऐलान होने के बाद से लगातार पार्टियां भी सक्रिय हो चुकी हैं, यानी कि पार्टियां अपनी अपनी टिकट बांटना भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, वो 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की ही जो पार्षद प्रत्याशी ने आवेदन किए थे। यानी कि सबसे अहम बात इसमें ये होती है कि वो 15 वार्डों का जो लिस्ट जारी की गई, उन 15 वार्डों में अब तक कोई आवेदन ही नहीं आए थे। यानी कि ये साफ है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे, यानी कि इससे पहले वो उम्मीदवारी ठोक चुके थे। 2017 के चुनाव की अगर बात करें, 2017 के चुनाव में वो अकेले प्रत्याशी हुआ करते थे और उन्होंने अपनी सीट पर मजबूती से लड़ा भी था, यानी कि हार मिली हो या कुछ लोगों को उसमें जीत मिली थी। लेकिन फिर दूसरी बार की अगर 2022 की अगर बात करते हैं तो एक भी उम्मीदवार वहां से पर्चा दाखिल नहीं किया था, जिसके बाद उन्हीं उम्मीदवारों 15 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने फिर से टिकट दे दिया है। उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशी, साथ ही साथ कई नगर पालिका और कई नगर पंचायतों के प्रत्याशी भी ओम प्रकाश राजभर ने घोषित कर दिए। साथ ही साथ यह भी बात साफ कर दी कि फिलहाल वो इस नगरीय निकाय के चुनाव में किसी पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उसके पहले ओम प्रकाश राजभर की लगातार वो तस्वीरें वायरल होती रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह हो। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई हमले भी बोले। अखिलेश यादव को उन्होंने घेरने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस और साथ ही साथ बसपा को अपने से छोटी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि वो लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे और लोगों के मुद्दे उठाएंगे। जहां तक चुनाव का सवाल है, वो ये चुनाव अकेले लड़ेंगे। हालांकि 2024 चुनाव आने से पहले वो ये घोषित करेंगे कि वो किस पार्टी के साथ रहेंगे। चूंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर जाने जाते रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों जब उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री थे, या बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हों जब 2022 का वो इलेक्शन लड़ रहे थे। हालांकि अब वो फिर अलग हैं। अब देखना यह है कि 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर किसकी तरफ जाते हैं। वहीं अतीक अहमद को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया कि अतीक अहमद का डर बेवजह है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर उनको लाया जा रहा है। अगर इतना ही डर था तो फिर इस दिशा में गए क्यों? और सीधे तौर पर एक मैसेज भी दिया कि जब गलत करोगे तो फिर डरना कैसा। नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी में बिगुल बज चुका है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में फिलहाल बसपा ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिया है मैदान में, क्योंकि आज ही बसपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें इमरान मसूद भी वहाँ पर मौजूद थे और जो शमसुद्दीन जो है बसपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो इमरान मसूद की जो समधन है खदीजा मसूद, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, जो खदीजा मसूद है वो यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रहे यहाँ पर स्वर्गीय रशीद मसूद, उनके बेटे की शाहजहान मसूद की यहाँ पर पत्नी भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बसपा ने सबसे पहले प्रत्याशी उतारा है और साथ ही प्रत्याशी उतारने के साथ साथ ही जो चुनावी जंग है उसका भी यहाँ पर आगाज कर दिया गया है। इसके साथ ही बाकी जो पार्टियाँ हैं वो भी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बसपा ने प्रत्याशी उतारी है जो खदीजा मसूद है, वो सीधे सीधे इमरान मसूद उनके जो है परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिलहाल अपने आप में यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी मानी। नगर निकाय का बिगुल बज चुका है और कहीं न कहीं अब प्रत्याशी आज से नामांकन पत्र खरीदेंगे और उसको जमा करेंगे। फिलहाल 4 मई को रायबरेली में मतदान प्रक्रिया होगी और 14 मई को इसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल रायबरेली में जिस तरह से अगर प्रशासन की बात की जाए तो कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली तहसील में नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो प्रत्याशियों का उसके लिए नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट की गई है और सभी तहसीलों में जो 6 तहसील हैं उनमें 9 नगर पंचायतों का मतदान के लिए नामांकन करेंगे और उसका नामांकन पत्र खरीदेंगे और आज ही से नामांकन पत्र जमा करने की भी प्रक्रिया शुरू रहेगी। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट
देख सकते हैं अभी सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर राउंड अप हैं और जो एसडीएम सदर हैं वो भी राउंड अप हैं और लगातार हर चीज़ों का जायजा ले रही है। कड़े सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जहाँ तक अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने भी साफ तौर पर बताया है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो वारंटी हैं उन पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया को निपटाना है और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी प्रक्रिया के लिए सारे एसएचओ और सीओस को लगा दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर के प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए चित्रकूट के भरतकूप टोल प्लाजा से निकल चुकी है। आपको बता दें, उमेश पाल की प्रयागराज में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर के यूपी पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि उमेश पाल की पूरी हत्या की साजिश माफिया अतीक अहमद और उसके भाई ने जेल से रची थी। अभी तक यूपी पुलिस ना तो उन शूटरों को पकड़ पाई है और ना ही उनको किसी भी मुठभेड़ पर मार गिराई है। फिलहाल सदन पटल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया या गुंडों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। यूपी पुलिस लगातार माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कस रही है। फिलहाल यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को चित्रकूट के भरतकूप टोल प्लाजा से लेकर के प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। प्रयागराज से चलकर बरेली पहुंची प्रयागराज पुलिस। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अशरफ, जो कि बरेली की जिला जेल में बनी कैंदीकारा 2 में बंद है, उस पर आरोप है कि बरेली के जिला जेल में उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी। आपको बताते चले, उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अशरफ, जिसकी कल कोर्ट में पेशी होनी है, भाई प्रयागराज पुलिस अब बरेली जिला जेल पहुंची है। आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ ही देर पहले अशरफ यहां से रवाना हो चुका है। वहीं साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए अतीक भी पहुंचेगा। देखने वाली बात यह होगी, कल प्रयागराज में पेशी के दौरान दोनों भाइयों की मुलाकात होगी। भाई प्रयागराज पुलिस के द्वारा रिमांड कस्टडी के लिए अर्जी भी डाली गई है। रिमांड मिलने के बाद देखने वाली बात यह होगी इस हत्या का किस तरह से क्या खुलासा होना है। इसी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार रिमांड की अर्जी डाली गई है। प्रयागराज उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए राज्य का शिक्षा महकमा विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत सभी कार्मिक, शिक्षक, बच्चों की जानकारी व पाठ्यक्रम ऑनलाइन होगा। व्यवस्था ये की गई है कि ऑनलाइन के जरिए ही सभी प्रबंधन और पूरा मैनेजमेंट देखा जा सके। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि ये नई राष्ट्रीय नीति का एक पार्ट तो है ही, साथ ही राज्य सरकार भी इसमें इनिशिएटिव लेकर राज्य की शिक्षा महकमा को, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों को गाइडलाइंस जारी किए कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रहे। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 403 नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। वहीं अगर टोटल एक्टिव केस की बात की जाए तो 1198 टोटल एक्टिव केस है, जबकि पिछले 24 घंटे में 185 मामले ऐसे भी हैं जो स्वस्थ हुए हैं। वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा मामले इस वक्त लखनऊ में है। टोटल 83 केसेस लखनऊ में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना देश भर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस ने एक बार फिर से डरा कर रख दिया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में करीब 7830 कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से करीब 11 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। आपको बता दें कि अब तक भारत में करीब 40,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। भारत सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है और उसके लेकर एक बैठकें भी लगातार की जा रही हैं कि किस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में हाल ही में 2 दिनों का मॉक ड्रिल भी किया गया था, जिसमें दिल्ली सहित देश के अलग अलग इलाकों के अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स के जायजा ली गई। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आरएमएल अस्पताल में मनसुख मंडाविया पहुंचे हुए थे। उन्होंने देखा कि कितनी बेड्स की संख्या कोरोना वार्ड में है, कितनी ऑक्सीजन की संख्या है, इसके अलावा कोरोना वार्ड में कितने स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। भारत सरकार लगातार राज्यों से यही कह रही है कि जरूरी हो तो एडवाइजरी भी जारी करे, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस पर काबू पाना है और भारत सरकार इस बात को लेकर चिंतित भी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यही कहा जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की
बॉलीवुड के दबंग खान को लगातार फोन पर और ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिल रही है। अभी फिलहाल मंगलवार को सलमान खान को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने ये भी बताया कि जिस शख्स ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी वो मात्र 16 साल का है, यानी कि अभी नाबालिग है। आपको बता दें कि सलमान खान को उनके ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पे लगातार ईमेल आ रहे थे और वो शख्स उनसे ये कह रहा था कि तू भी मारा जाएगा, यानी कि अगली बारी सलमान खान तेरी है, जब तू जोधपुर आएगा तो मूसे वाले की तरह तुझे भी खत्म कर दूंगा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग को शाहपुर से हिरासत में लिया है और आगे की जांच के लिए उसे मुंबई ले जा रही है। दरअसल सलमान को मंगलवार के दिन जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस को सोमवार को एक व्यक्ति ने कॉल पर यह धमकी दी थी। पुलिस ने बताया था कि आरोपी ने अपना नाम रॉकी भाई बताया है। कॉल करने वाले ने कहा कि वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और 30 अप्रैल को सलमान को मार देगा। वहीं इससे पहले भी सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 30 अप्रैल, आने वाली 30 अप्रैल, जिससे क्या कुछ निकल के आने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल वो डेट है जिसको सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। उस शख्स ने बराबर ये बोला है कि सलमान खान 30 अप्रैल को मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस इस शख्स यानी कि रॉकी से जो पूछताछ कर रही है उसमें क्या कुछ निकल के आने वाला है। भारतीय बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के बाद अब एंटरटेनमेंट भारतीय बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के बाद अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने इस साल जनवरी में अपनी फिल्म धोनी एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म की घोषणा की थी। अब उन्होंने फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया है। महेंद्र सिंह धोनी के होम प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म का नाम LGM यानी कि लेट्स गेट मैरिड है। फिल्म का प्रोडक्शन उनकी पत्नी साक्षी धोनी कर रही हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर लेट्स गेट मैरिड का पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है LGM लेट्स गेट मैरिड का पोस्टर का फर्स्ट लुक मुझे शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वहीं अब आप इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये फिल्म आपके चेहरे पर स्माइल ला। प्रदेश भर में शासन के निर्देश पर जो जिला अस्पताल हैं वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है और जो कोरोना की तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी जो नामित अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी है डॉक्टर अनिल, वो पहुंचे हैं और जिला अस्पताल में जो 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उनका निरीक्षण किया है। सारी जो गहनता से जांच पड़ताल की है, कितनी कैपेसिटी है, किस तरह का प्रेशर है और जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में जो 2 वार्ड बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड, उनका निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो कोरोना के लिए की गई तैयारियां हैं उनका पूरी तरह से जायजा लिया है। डॉक्टर अनिल ने बताया कि कोई भी अगर विपरीत स्थिति आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, इलाज की कमी नहीं आने देंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रदेश भर में शासन के दुबई ड्राई फ्रूट्स घोटाले का आपने नाम तो सुना होगा, हालांकि पूरे देश भर में घोटाला हुआ था। नोएडा से ये घोटाला शुरू हुआ और नोएडा में ही इस घोटाले का दफ्तर चल रहा था। हालांकि इस गैंग में कितने अभियुक्तों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखी गई। हालांकि एक महिला जो 25,000 की इनामी थी, जिसका नाम नील कमल है, वो फरार चल रही थी और जिस पर 25,000 का इनाम था, सन 2020 से फरार थी। वहीं सेक्टर 63 पुलिस ने इनामी महिला जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया है, जिसके पास जो लगभग उसके ऊपर देखा जाए तो दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। हालांकि सेक्टर 62 से ये ड्राई फ्रूट्स घोटाले की जो कंपनी थी वो संचालित हो रही थी और सेक्टर 58 पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया। वहीं इनामी महिला को सेक्टर 63 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद अब जो है महिला को न्यायालय में पेश किया जाए। बिजनौर पुलिस को आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, आपको बताता चलें, आज रात 2 बजे पुलिस मुठभेड़ में आदित्य राणा उर्फ रवि मारा गया। जी हां, आपको बताता चलें, लगभग 8 महीने से फरार चल रहा आदित्य राणा को आज पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें, जब से बिजनौर में नीरज कुमार जादव ने चार्ज लिया है तो या तो अपराधी जिला छोड़ के भाग रहे हैं या जेल जा रहे हैं। उसी का असर आज इतनी बड़ी खबर का हुआ कि आज आदित्य राणा उर्फ रवि को मार गिराया।
अगर बात करें यूपी में कई जिले की पुलिस आदित्य राणा की तलाश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बिजनौर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। अगर बात करें आदित्य राणा की, तो लगभग 43 मुकदमे आदित्य राणा के ऊपर दर्ज हैं, और जिसमें 6 हत्या, 13 लूट और बिजनौर से 2 बार भागा था आदित्य राणा बदमाश, जिसमें एक बार बिजनौर और दूसरी बार शाजापुर से फरार हुआ था आदित्य राणा। अगर बात करें मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी अब तक घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 48 लोगों को चिन्हित कर पुलिस जांच कर रही है और सभी लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। देहात कोतवाली क्षेत्र में देर रात गोलीकांड की घटना के बाद में इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद में पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और देहात कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय चंद्रकांत के सीने में गोली मारी गई। और देर रात जो है ट्रैक्टर के लिए डीजल लाने गया था चंद्रकांत, और गेहूं के दवाई के लिए डीजल लाने के लिए निकला था और रात में इसको गोली मारी गई है। तो जिस तरीके से इस गोलीकांड की घटना हुई है, मौके पे पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन इस गोलीकांड के बाद में जब पुलिस मौके पे पहुंची और चंद्रकांत को जिला चिकित्सालय लेकर के गई और उसके बाद में वहां से हायर सेंटर रिफ़र कर दिया गया है और पूरे मामले पे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जिस तरीके से देहात कोतवाली क्षेत्र में गोलीकांड की घटना हुई है, इसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हायर सेंटर चंद्रकांत को भेजा गया है। अब देखना होगा किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। फर्रुखाबाद में आज प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों की दबंगी देखने को मिली। आज ताज़ा मामला फर्रुखाबाद में कटियार नर्सिंग होम में देखने को मिला। बीमार बच्चे के पिता के साथ अस्पताल संचालक ने जमकर मारपीट की है। मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वहीं एक दिन पहले बच्चे को कटियार नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पिता के साथ मारपीट का जमकर करने के मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद शराब माफिया सक्रिय हो गए, लेकिन पुलिस भी एक्टिव मोड पर है। आज सुबह कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से पंजाब से 300 पेटी शराब बिहार ले जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने छापेमारी कर उस ट्रक को बरामद किया और 300 पेटी अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस के साथ एसटीएफ ने भी संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद वोटरों को रिझाने के लिए अक्सर प्रत्याशी शराब का वितरण करते हैं, शराब को बांटते हैं, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। किसी भी तरीके के वोटरों को रिझाने के लिए शराब माफिया शराब की बिक्री ना करे, शराब को वोटों रिझाने के लिए उनको बांटे ना। ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई करे और चेकिंग अभियान भी शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए आज एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 पेटी शराब बरामद की है। और सबसे खास बात है कि तरबूजों के पीछे एक ट्रक में तरबूज थे, उसके पीछे शराब की पेटियां छुपा के ले जाई जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में डीसीपी वेस्ट विजय ढूल ने बताया, इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और शराब माफियों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिससे कि शराब की गलत तील के निशाने पर माली जान बचाने के लिए कर रहा है हेलमेट का प्रयोग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के एसएससी कॉलेज में माली राजवीर तैनात है, जो काफ़ी समय से काम कर रहा है। पिछले 1 महीने से एक चील है जो उसे काफ़ी परेशान कर रही है। राजवीर का कहना है कि चील लगातार उसकी आंखों पर, चेहरे पर जो है हमला कर रही है। उसके बाद जो उसने सबसे पहले अपनी जो है सर पर डंडे बांध कर काम किया। जब भी इससे बात नहीं बनी तो अब जो कॉलेज प्रशासन ने उसको एक हेलमेट दिलाया है। हेलमेट पहनकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से माली काम करता है और चील से अपनी जान बचा रहा है। माली का साफ तौर पर कहना है कि चील अगर वो जैसे निकलता है, उस चील उसी पर ही हमला करती है, उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला नहीं करती है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि हो सकता है माली जो डंडा या जो कैंची जो पेड़ काटने के लिए यूज़ करता है, उसकी वजह से चील डरती हो। चील ने घोंसला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से चील उस पर हमला करती हो। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में कल भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे। काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है केमिकल के गोदाम में एक बच्चे का शव भी मिला है और पुलिस उस बच्चे का शिनाख्त करने में जुटी है। आपको बता दें, पिछले 2 सप्ताह में करीब 4
आग की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। इससे पहले मंटोला क्षेत्र में जूते के जो गोदाम था उसमें आग लगी थी। इससे पहले शहीद नगर में भी आग की घटना सामने आई। इसके बाद लगातार रकाबगंज क्षेत्र में भी केमिकल के गोदाम में आग लगी है। तो देखा जा रहा है जहां जूते के कारोबार संचालित हो रहे हैं वहाँ लगातार आग की घटनाएं सामने लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल उठता है अग्निशमन विभाग पर कि अग्निशमन विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जूते के कारोबार लगातार हो रहे हैं उस वहाँ पर किस प्रकार कार्य करें। इस तरह से लोग आरटीआई मांगते हैं, जन सूचना के अधिकार के तहत मांगते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं जो विभाग के लोग हैं, जो आरटीआई जिनके खिलाफ मांगी जा रही है वो लोग हैं, कहीं न कहीं उनके मन में खटास सी रहती है और वो उसको लेकर के उस आरटीआई मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक गलत धारणा बना लेते हैं मन में, जिसके तहत वो काम करते हैं। कल इसी का एक जीता जागता नमूना सामने आया। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के अधिवक्ता और आरटीआई एक्यूज की, जिनको कल कुछ अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया और घेर कर उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जी हाँ, पेशे से अधिवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी आरटीआई एक्सहिबिट भी हैं, लेकिन उन्होंने ये न सोचा होगा कि हम आरटीआई के तहत जिस तरह से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो हमारे लिए जी का जंजाल बनेगा। इस तरह से